अमूमन जब हम किसी कवि की कल्पना करते हैं तो जहन में एक बेहद शांत सी मतलब एक बहुत ही सुरक्षित सी तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। एक ऐसा व्यक्ति जो जो किसी खूबसूरत बगीचे में बैठकर फूल, चांद, तारों या फिर वसंत की बातें कर रहा हो। है ना, सब कुछ बहुत सधा हुआ, बहुत कोमल और कड़े साहित्यिक नियमों से बंधा हुआ। सही कहा। और ऐसा लगता है जैसे कविता महज एक सजावट की चीज हो। बिल्कुल। और ये छवि बहुत लंबे समय तक साहित्य पर हावी भी रही है। देखिए, समाज हमेशा से ये चाहता है कि चीजें साफ सुथरी हों, एक तय खांचे में फिट हों। हाँ, कोई गड़बड़ ना हो। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, वे हमें कोई वैचारिक चुनौती न दे, हम आराम से उसे पढ़ें और भूल जाएं। लेकिन तब क्या हो जब कोई कवि उस सजे सजाए बगीचे में दाखिल हो और उन सुंदर पौधों को उखाड़ फेंके और हमें उसके नीचे की खुरदरी, कीचड़ और खून से सनी जमीन दिखाए। बाप रे, वो तो बहुत बड़ा झटका होगा। है ना? एक ऐसा कवि जो सिर्फ समाज की कुरीतियों से ही नहीं बल्कि कविता लिखने के उन सदियों पुराने कड़े नियमों से भी बगावत कर दे। असल में ये एक तरह का भूचाल था। मतलब इसने पूरी की पूरी काव्य संरचना को और दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को जड़ से हिलाकर रख दिया। और यही भूचाल आज की इस विस्तृत चर्चा का विषय है। हिंदी साहित्य के महान और विद्रोही कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बहुत ही दिलचस्प विषय है। बिल्कुल। आज के इस डीप डाइव में हमारे पास कुछ बेहद दिलचस्प स्रोत है। दृष्टि आईएएस के अध्ययन नोट से लेकर साहित्य विमर्श के तीखे आलोचनात्मक लेख मौजूद हैं। हाँ, और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी यानी मानू की अध्ययन सामग्री भी है। सही कहा। और इसके साथ ही खुद निराला जी की कुकुरमुत्ता, जूही की कली, बादल राग, जागो फिर एक बार और तोड़ती पत्थर जैसी कालजयी कविताओं का एक पूरा स्टैक मौजूद है हमारे पास। इतने सारे स्रोत। हाँ, और इन सब को खंगालने का हमारा मकसद सिर्फ एक कवि की जीवनी बाँचना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमें उस विद्रोही चेतना की जड़ों तक जाना है जिसने साहित्य की पुरानी जंजीरों को तोड़ा और समाज की कठोर सच्चाइयों को चुनौती दी, जैसे वर्ग संघर्ष हो गया, पूंजीवादी शोषण हो गया। और सबसे दिलचस्प बात, उस दौर की छद्म प्रगतिशीलता। इन सब को उन्होंने अपनी कलम से सीधी चुनौती दी थी। तो चलिए इस खजाने को खोलते हैं और समझते हैं कि कैसे निराला जी का साहित्य रूढ़ियों को तार-तार करता है। शुरुआत उनके व्यक्तिगत जीवन से करते हैं। हाँ, वो समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि स्रोतों को खंगालने पर एक बात बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आती है कि उनकी कविताओं में जो इतना गहरा विद्रोह है वो कोई किताबी ज्ञान नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो उनके अपने जीवन की खौफनाक कठोरताओं से उपजा था। मैं पढ़ रही थी तो सच में रोंगटे खड़े हो गए। इसे समझने के लिए हमें उस दौर के भारत और उनके जीवन की त्रासदियों को समानांतर रख के देखना होगा। देखिए, उनका जन्म 1896 में बंगाल की महिषादल रियासत में हुआ था। अच्छा। लेकिन उनकी जड़ें उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, गड़ाकोला में थीं। अब जीवन की शुरुआत से ही मृत्यु और शोक उनके सबसे करीब रहे। बहुत छोटी उम्र में मां का साया सिर से उठ गया। दुखद है। लेकिन जो सबसे बड़ा आघात था वो 1919 की भयंकर इन्फ्लुएंजा महामारी थी। उसी महामारी की बात हो रही है ना जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी, स्पेनिश फ्लू। हाँ, एग्जैक्टली वही। और भारत में इसका असर रूह कंपा देने वाला था। निराला जी ने खुद अपने संस्मरणों में लिखा है कि गंगा नदी लाशों से पटी हुई थी। ओह। इस एक महामारी ने उनकी युवा पत्नी, उनके भाई, भाभी और चाचा सहित परिवार के कई सदस्यों को एक झटके में उनसे छीन लिया। ये तो बहुत ही भयानक है। मतलब सोचिए, एक युवा इंसान जिसके सामने अपनों की लाशों का ढेर लग जाए, उसकी मनस्थिति क्या होगी। इतने बड़े दुखों का पहाड़ टूटने के बाद तो कोई भी इंसान पूरी तरह से टूटकर अवसाद में जा सकता था या फिर दुनिया से कटकर एक सन्यासी बन सकता था। बिल्कुल, ये एक सामान्य प्रतिक्रिया होती। लेकिन उनका स्वभाव बहुत अक्खड़ और निडर था। स्रोतों में बताया गया है कि उन्हें अपना ये प्रसिद्ध उपनाम निराला दरअसल मतवाला पत्रिका में काम करने के दौरान मिला था। हाँ, मतवाला के दिनों में। उनके व्यक्तित्व में एक ऐसी मस्ती और अक्खड़पन था जो मौत से भी नहीं डरता था। और यही अक्खड़पन, यही बेबाकी उनकी रचनाओं की आत्मा बन गई। अगर हम 1916 में आई उनकी पहली बड़ी कविता जूही की कली को ही लें। हाँ, वो बहुत मशहूर है। सतह पर देखने पर यह कविता प्रकृति के सौंदर्य और श्रृंगार से भरी नजर आती है। इसमें पवन को एक उन्मुक्त नायक और जूही की कली को एक सोती हुई नायिका के रूप में मानवीकृत किया गया है। मतलब एक बहुत ही रोमांटिक सा चित्रण है। बिल्कुल,
लेकिन साहित्य के इतिहास में इस कविता का जो सबसे बड़ा योगदान है वो इसका विषय नहीं है, तो फिर क्या है? बल्कि इसका रूप है। इसी कविता से मुक्त छंद यानी फ्री वर्स का जन्म हुआ था। अच्छा, मुक्त छंद, मतलब उन्होंने हिंदी कविता का पूरा सोर्स कोड ही बदल दिया। सही कहा। उस समय तक हर कविता को पिंगल शास्त्र के नियमों में मात्राओं की गिनती और तुकबंदी के एक बहुत ही सख्त बॉक्स में फिट होना पड़ता था, जैसे किसी को एक तंग लिबास पहना दिया गया हो। हाँ, जो काफी दमघोटू था। निराला ने कहा नहीं, भाव तय करेगा कि कविता का आकार क्या होगा, न कि कोई पुरानी रूल बुक। जैसे एक पक्षी को पिंजरे से आजाद किया जाता है, वैसे ही उन्होंने कविता को आजाद किया। बहुत ही सटीक उपमा दिया आपने। लेकिन मुझे यहाँ एक बात पर थोड़ा संदेह है। मैं सोच रही थी कि क्या कविता की ये मुक्ति सिर्फ साहित्य का एक नया प्रयोग भर था, या ये वास्तव में उस समय के समाज की दमघोटू परंपराओं से मुक्ति की एक पुकार थी? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और ये महज एक साहित्यिक प्रयोग हरगिज नहीं था। अगर हम स्रोतों की गहराई में जाएं तो जूही की कली में नव वेदांत का गहरा प्रभाव झलकता है। एक मिनट, नव वेदांत? इसका इस कविता की मुक्ति से क्या लेना देना है? थोड़ा इसे आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। देखिए, नव वेदांत दर्शन मूल रूप से आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता और मनुष्य की आध्यात्मिक मुक्ति की बात करता है। निराला जी का स्पष्ट तर्क था कि जब मनुष्य की आत्मा स्वतंत्र है, अच्छा, और मनुष्य की असली मुक्ति उसके कर्मों और रूढ़ियों के बंधनों से आजाद होने में है, तो फिर उस स्वतंत्र मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति यानी कविता छंदों की जंजीरों में कैसे बंधी रह सकती है। अरे वाह, क्या बात है। उन्होंने बाकायदा घोषणा की कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। यानी कविता का व्याकरणिक ढांचा तोड़ना असल में समाज के जातिगत, धार्मिक और वैचारिक ढांचों को तोड़ने का ही एक प्रतीकात्मक विस्तार था। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। मतलब रूप के स्तर पर, फॉर्म के स्तर पे विद्रोह हो चुका था, छंद टूट चुके थे। बिल्कुल। लेकिन कविता के रूप में विद्रोह से आगे बढ़कर अब बात करते कविता के विषय में विद्रोह की। ये छलांग बहुत हैरान करने वाली है। हाँ, क्योंकि ये बहुत अप्रत्याशित थी। एक तरफ जूही की कली का वो फोमल रोमांस है और दूसरी तरफ अचानक सड़क की धूल। रोमांस और प्रकृति के चित्रण से निकलकर निराला जी अचानक सड़क पर पत्थर तोड़ती एक मजदूरन तक कैसे पहुंच गए? यही उनकी चेतना का असली और व्यापक विकास दिखाई देता है। हमारे स्रोत, विशेषकर दृष्टि आईएएस के अध्ययन नोट्स, उनकी प्रसिद्ध कविता तोड़ती पत्थर के दृश्य का बहुत सजीव और सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। हाँ, वो कविता तो बहुत ही मार्मिक है। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। इलाहाबाद की सड़क है, तपती हुई गर्मियों की दोपहरी है, चढ़ती हुई धूप है, कोई छायादार पेड़ आसपास नहीं है, और एक मजदूर स्त्री अपने हाथ में भारी हथौड़ा, जिसे निराला गुरु हथौड़ा कहते हैं, लिए लगातार पत्थर तोड़ रही है। ये कोई साधारण दृश्य नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पूंजीवादी व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर खड़े इंसान के शोषण और वर्ग संघर्ष का एक जीता जागता दस्तावेज है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी बहस खड़ी होती है, जो हमारे स्रोतों में भी प्रमुखता से मौजूद है। कुछ वामपंथी आलोचकों का ये तर्क रहा है कि निराला की ये प्रगतिशीलता, ये मजदूरों और शोषितों के प्रति प्रेम 1936 के बाद आए मार्क्सवादी प्रभाव या प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की देन थी। हाँ, ये दावा अक्सर किया जाता है। लेकिन क्या सच में ऐसा था? मतलब क्या कोई कवि महज एक वैश्विक राजनीतिक विचारधारा के प्रभाव में आकर रातों रात सड़क की सच्चाई लिखना शुरू कर देता है? असल में ये एक बहुत ही सतही मूल्यांकन है और हमारे स्रोत इसे सिरे से खारिज करते हैं। अच्छा। अगर हम तथ्यों को देखें तो निराला की कविताओं में प्रगतिशीलता 1936 के मार्क्सवादी उभार से बहुत पहले से मौजूद थी। उनकी भिक्षुक और विधवा जैसी कविताएं इसका पुख्ता प्रमाण है, जो बहुत पहले लिखी गई थी। भिक्षुक की वो पंक्ति, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, ये किसी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को पढ़कर नहीं लिखी गई थी। बिल्कुल सही बात है। उनकी ये संवेदना किसी बाहर से आयातित विचारधारा की मोहताज नहीं थी, बल्कि वो भारतीय समाज को लेकर उनकी अपनी गहरी, जमीनी और मानवीय पीड़ा से उपजी थी। यहाँ एक बात श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर देना जरूरी है।
हम यहाँ किसी वामपंथी या दक्षिणपंथी विचारधारा को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं। बिल्कुल, हमारा काम सिर्फ स्रोतों का विश्लेषण करना है। हाँ, जो तथ्य और साहित्यिक स्रोत हमारे सामने हैं, हम सिर्फ उनका विश्लेषण कर रहे हैं। और तथ्य यही बताते हैं कि निराला की मानवीय संवेदना को किसी एक राजनीतिक वाद या इज्म के तंग डिब्बे में बंद नहीं किया जा सकता। एकदम ठीक कहा आपने। उनकी सहानुभूति विशुद्ध रूप से शोषित के साथ थी, चाहे वो किसी भी वर्ग या जाति का हो। उन्हें किसी राजनीतिक चश्मे से देखना उनके विराट रचना संसार को बौना करने जैसा होगा। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। इंसान की ये पुरानी फितरत होती है कि वो कलाकारों को लेबल्स में बांधना चाहता है। हम चाहते हैं कि हर चीज पर एक पर्ची चिपका दें। ये वामपंथी हैं, ये दक्षिणपंथी हैं, ये प्रगतिशील हैं। हाँ, हमें चीजों को कैटेगरी में रखना पसंद है। लेकिन जो महान कलाकार होते हैं वे किसी एक डिब्बे में फिट नहीं होते, और जब वो फिट नहीं होते तो वे उन लोगों पर भी करारी चोट करते हैं जो उन्हें जबरदस्ती उस डिब्बे में धकेलने की कोशिश करते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन, सबसे तीखा और शायद सबसे विवादित उदाहरण है उनकी कविता कुकुरमुत्ता यानी मशरूम। ओहो, कुकुरमुत्ता? हाँ। यदि निराला पूरी तरह से पारंपरिक मार्क्सवादी सांचे में फिट नहीं बैठते थे तो उन्होंने अति साम्यवादियों या उन तथाकथित प्रगतिशीलों को कैसे देखा जो साहित्य के नाम पर सिर्फ नारे लिख रहे थे? इसका जवाब इसी कविता में छुपा है। कुकुरमुत्ता को लेकर तो हिंदी साहित्य में भयंकर मतभेद रहे हैं। आमतौर पर जब हम इसे पढ़ते हैं तो इसका सीधा साधा अर्थ यही निकाला जाता है कि इसमें गुलाब पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है और कुकुरमुत्ता सर्वहारा या मजदूर वर्ग का। कुकुरमुत्ता गुलाब को डांटते हुए कहता है, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंग ओ आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट। सही पंक्तियां हैं। यानी गुलाब ने खाद, जो मजदूरों का प्रतीक है, उसका खून चूसकर अपनी सुंदरता पाई है। यही सबसे स्थापित मान्यता रही है ना? स्थापित मान्यता जरूर रही है, लेकिन यहीं पर साहित्य विमर्श का स्रोत एक बहुत ही चौंकाने वाला और गहरा तर्क पेश करता है। अच्छा, कैसे? उनका तर्क है कि ये कविता वास्तव में गुलाब पर व्यंग्य नहीं कर रही है, बल्कि ये खुद कुकुरमुत्ते पर किया गया एक बहुत ही मारक व्यंग्य है। रुकिए, कुकुरमुत्ते पर व्यंग्य मतलब जो सर्वहारा का प्रतीक है उसी पर व्यंग्य? ये तो पूरी की पूरी वामपंथी व्याख्या को ही सिर के बल खड़ा कर देता है। बिल्कुल। ये कैसे संभव है? कुकुरमुत्ता तो गुलाब को शोषक बता रहा है। इसे थोड़ा गहराई से समझना होगा। राजीव सिन्हा और अन्य आलोचकों के अनुसार कविता में गुलाब महज एक पूंजीपति नहीं है। गुलाब जीवन की सुंदरता, कलात्मकता, सदियों की साधना और सुरुचिपूर्ण शाश्वत मूल्यों का प्रतीक है। इसके विपरीत कुकुरमुत्ता उन तथाकथित अति साम्यवादियों, या जिसे कार्ल मार्क्स ने लंपट सर्वहारा यानी लंपन प्रोलेतारियत कहा था, उनका प्रतीक है। ये लंपट सर्वहारा क्या होता है? यह समाज का वह वर्ग है जिसमें कोई वास्तविक वर्गीय चेतना या क्लास कॉन्शियसनेस नहीं होती। वे समाज का निर्माण नहीं करना चाहते। तो वो क्या चाहते हैं? वे केवल उस हर चीज से नफरत करते हैं जो सुंदर है, कलात्मक है या जो उन्हें मयस्सर नहीं है। वे केवल विनाश में यकीन रखते हैं। अच्छा, तो मतलब कुकुरमुत्ता अपनी तुच्छता को ही अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मान बैठा है। बिल्कुल। कविता में कुकुरमुत्ता बड़े गर्व से कहता है, और अपने से उगा मैं। राजीव सिन्हा तर्क देते हैं कि जो चीज बिना किसी परंपरा के, बिना किसी बीज या खाद के कहीं भी गटर या सड़ी गली जगह पर उगाए, वह श्रेष्ठता का नहीं बल्कि तुच्छता और जड़विहीनता का प्रतीक है। कुकुरमुत्ता गुलाब की सुंदरता से चिढ़ता है क्योंकि वह खुद वैसा नहीं बन सकता। ये तो सच में बहुत ही गहरा प्रहार है। मतलब कुकुरमुत्ता अपनी ही बड़ाई करते करते खुद ही हास्यास्पद हो जाता है। सही कहा। वो एक ऐसे व्यक्ति की तरह बर्ताव कर रहा है जिसे कला की समझ नहीं है, लेकिन वो कला को सिर्फ इसलिए गालियां दे रहा है क्योंकि कला अमीरों के घर में मौजूद है। यहाँ जो बात सबसे लुभावनी है वो ये है कि कैसे ये कविता कला विरोध के पूरे विचार का ही निषेध करती है। अच्छा। तत्कालीन प्रगतिवादी आलोचकों में एक चलन आ गया था कि वे मानसिक संतुष्टि और कला को भूलकर केवल शारीरिक भूख को ही मानव जीवन का एकमात्र सत्य मान बैठे थे। उनका मानना था कि समाज में जब तक भूख है तब तक कला की बातें करना पाप है। हाँ, जिसे साहित्य में अक्सर गेहूं और गुलाब की बहस कहा जाता है। गेहूं यानी शरीर की भूख और गुलाब यानी मन या आत्मा की भूख। एकदम सही। प्रगतिवादियों ने गेहूं के लिए गुलाब की बलि चढ़ानी शुरू कर दी थी, लेकिन निराला का स्पष्ट मानना था कि इंसान को गेहूं यानी शारीरिक भूख मिटाने के लिए अन्न तो चाहिए, लेकिन गुलाब यानी मानसिक, बौद्धिक और कलात्मक संतुष्टि भी उतनी ही जरूरी है,
क्योंकि यही वो मानसिक संतुष्टि है जो मनुष्य को पशु से अलग करती है। पशु केवल पेट भरता है, मनुष्य कला का सृजन करता है। बहुत ही गहरी बात है ये। कुकुरमुत्ता कविता दरअसल इसी शाश्वत कलात्मक मूल्य की रक्षा करती है और छद्म प्रगतिशीलों के खोखलेपन को उघाड़ कर रख देती है। ये नजरिया तो निराला को एक ऐसे विचारक के रूप में स्थापित करता है जो किसी भी तरह की अतिवादिता, चाहे वो दक्षिणपंथी हो या वामपंथी, के सख्त खिलाफ था। बिल्कुल, वो किसी खांचे में नहीं आते। समाज के इन झूठे ठेकेदारों और खोखले दावों पर व्यंग्य करने के बाद ये देखना भी उतना ही अहम है कि निराला का साहित्य एक सच्चे राष्ट्रीय और मानवीय जागरण की ओर कैसे बढ़ता है, क्योंकि वे केवल आलोचक नहीं थे, वे एक तरह के राष्ट्र निर्माता भी थे। बेशक, उनके अंदर सिर्फ व्यंग या करुणा ही नहीं थी, एक अद्भुत ओज भी था। जागो फिर एक बार कविता इसका सबसे प्रखर उदाहरण है। औपनिवेशिक गुलामी में सोए हुए, अपनी पहचान भूल चुके हताश भारतीयों को जगाने के लिए निराला ने भारत के गौरवशाली अतीत का आह्वान किया। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जैसे महापुरुषों और उनके शौर्य का उदाहरण दिया। हाँ, वो एक बहुत ही ऊर्जावान कविता है। यह एक उद्बोधन शैली की ओजस्वी कविता है। यह महज अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है, यह भारतीयों की अपनी ही मानसिक गुलामी और कायरता के खिलाफ एक शंखनाद है। और इसी शंखनाद, इसी चेतना का एक और रूप हमें बादल राग में भी दिखाई देता है, जहां बादल महज बारिश का या मौसम का हिस्सा नहीं रह जाता, बल्कि वो पूरी की पूरी क्रांति का प्रतीक बन जाता है। बादल राग की परिकल्पना बहुत ही विराट है। जब बादल आसमान में घिरते हैं और वज्रहुंकार के साथ गरजते हैं, तो जो शोषक वर्ग है, जो ऊंची अट्टालिकाओं में बैठा पूंजीपति है, वो उस क्रांति के डर से कांपता है। लेकिन जो समाज का सबसे कमजोर वर्ग है, जो शोषण का शिकार किसान है, जिसकी बाहें जर्जर हो चुकी हैं, जिसका शरीर सूख कर कांटा हो चुका है, जिसे निराला जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर कहते हैं, वो उन तूफानी बादलों को बहुत ही आशा भरी नजरों से बुलाता है। क्या विजन था उनका! निराला का साफ संदेश था कि जब तक भारत के गांवों और इन कमजोर किसानों का उद्धार नहीं होता, तब तक आजादी या स्वराज का कोई भी नारा पूरी तरह से अधूरा है। क्रांति की इतनी जोरदार आवाज, व्यवस्था को उलट पुलट कर देने का इतना बड़ा आह्वान, लेकिन जब हम स्रोतों में आगे बढ़ते हैं और उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी रचनाओं पर आते हैं, तो एक एकदम अलग, बहुत ही रुला देने वाली सच्चाई सामने आती है। आप सरोज स्मृति की बात कर रही हैं ना? हाँ, बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रही हूँ। ये तो हिंदी साहित्य का शायद सबसे बड़ा और सबसे प्रामाणिक शोक गीत है। बिल्कुल, अपनी दिवंगत युवा पुत्री सरोज की याद में लिखा गया ये गीत पढ़कर कोई भी सिहर सकता है। यहाँ वे समाज से लड़ने वाले कोई अपराजेय वीर नजर नहीं आते। हाँ, वो वीर वाला रूप यहाँ गायब है। यहाँ वे एक बेहद विवश, आर्थिक तंगी से लाचार एक पिता नजर आते हैं, जो अपनी नाकामियों को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करते हुए लिखता है, धन्य मैं पिता निरर्थक था, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये सच में बहुत रुला देने वाला है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें, तो निराला का पूरा काव्य और उनका पूरा जीवन ही विरोधों का सामंजस्य है। कैसे? एक तरफ वो व्यक्ति है जो समाज की कुरीतियों, शोषकों, पूंजीपतियों और झूठे आलोचकों से एक भूखे सिंह की तरह लड़ रहा है, गरज रहा है। हाँ। और दूसरी तरफ अंदर से वो इंसान घोर आर्थिक तंगी, अपनों के लगातार बिछड़ने और अपनी बेटी को इलाज न दिला पाने के दुख से पूरी तरह टूट चुका है। बहुत बड़ी विडंबना है ये। उनके साहित्य में यही विस्तार है। वहां श्रृंगार भी है और विप्लव भी, भीषण ओज भी है और अतल गहराइयों वाली करुणा भी। इन सब कविताओं और प्रसंगों को एक साथ रखकर देखने पर एक सवाल उठता है, कौन सी बात सबसे ज्यादा चौंकाती है? वो यही है कि जो व्यक्ति पूरी दुनिया से लड़ रहा है, जो सदियों पुरानी कविता के नियम तोड़ रहा है, जो शोषकों को सरेआम ललकार रहा है, वो भीतर से कितना नितांत अकेला और दुखों से छलनी था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस अथाह दुख ने उनकी आवाज को दबाया नहीं, उसे कड़वा या निराशावादी नहीं बनाया, बल्कि उसे और भी ज्यादा प्रामाणिक, ज्यादा मानवीय और गहरा बना दिया। और यही वो चीज है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को अपने दौर के बाकी कवियों से अलग कर देती है। वे केवल अपने समय के सवालों से नहीं टकराते, बल्कि वे मानवीय संवेदना के उन तारों को छेड़ते हैं जो हर दौर में, हर सदी में गूंजते हैं। तो इस सब का असल मायने क्या है? आज के समय में, इस 21वीं सदी की
तेज रफ्तार वाली तकनीकी दुनिया में निराला को पढ़ने या उन पर इतनी लंबी चर्चा करने का क्या अर्थ है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। आज जहां हर जगह सूचनाओं का अंबार है, हर कोई किसी न किसी विचारधारा के चश्मे से दुनिया देख रहा है, हर किसी को किसी न किसी वैचारिक खांचे यानी इको चेम्बर में फिट करने की होड़ मची है, वहां निराला हमें क्या सिखाते हैं? वो हमें सबसे बड़ी बात ये सिखाते हैं कि सच्चाई कभी भी इकहरी नहीं होती। सच्चाई हमेशा बहुआयामी होती है। जीवन को, इंसानी भावनाओं को या समाज को सिर्फ एक ब्लैक एंड व्हाइट खांचे में नहीं रखा जा सकता। हमें अपनी शारीरिक जरूरतें पूरी करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए गेहूं भी चाहिए, लेकिन अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए, अपनी संवेदनाओं को जिंदा रखने के लिए गुलाब यानी कला भी उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल। हम किसी एक विचारधारा के नाम पर दूसरे की बलि नहीं दे सकते। और हमें यह भी हमेशा याद रखना होगा कि परंपराएं, चाहे वो समाज की हो या साहित्य की, जब वे बेड़ियां बनने लगे, जब वो इंसान की आजादी का गला घोटने लगे, तो उन्हें तोड़ देना चाहिए। हाँ, उन्हें तोड़ने का साहस भी हमारे भीतर होना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे निराला ने मुक्त छंद का आविष्कार करके किया था। इसी बात से जुड़ा एक विचार मेरे मन में आ रहा है। निराला ने अपने समय में मुक्त छंद का आविष्कार किया ताकि वे समाज और साहित्य की दम घोटू परंपराओं और नियमों को तोड़ सकें। उन्होंने तय किया कि विचार आजाद होने चाहिए। आज के इस डिजिटल युग में जरा सोचिए, हमारी सोच, हमारी पसंद, हम क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, यहाँ तक कि हमारे फैसले भी अब हमारे अपने नहीं रहे। ये तो एक डराने वाली सच्चाई है। वे सब सोशल मीडिया और इंटरनेट के एल्गोरिदम के नए और अदृश्य छंदों में कैद हो गए हैं। ये एल्गोरिदम हमें वही दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं, हम एक सुरक्षित पिंजरे में रखते हैं। बिल्कुल, एक इको चेम्बर में। तो क्या आज इस दौर में हमें एक नए तरह के मुक्त छंद की आवश्यकता नहीं है? एक ऐसा मुक्त छंद जो हमारे दिमाग को एल्गोरिदम की इन जंजीरों से बाहर निकाल सके। बहुत ही गहरी बात कही आपने। जो हमें हमारी इस सुखद लेकिन खतरनाक वैचारिक नींद से झकझोरकर फिर से कह सके, जागो फिर एक बार। इसी सवाल के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। विचार करते रहिए।